क्या दोस्तों आपको पता है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? भारत देश का सबसे सुदूरवर्ती दक्षिणी सिरा कौन सा है? हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा किसने लॉन्च किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है ये वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, साइमन वापस जाओ यानी कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूं तो यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और यूसुफ मेहर अली का जन्म कहां और कब हुआ था? मुंबई के एक संपन्न मुस्लिम बोहरा परिवार में 23 सितंबर 1903 को यह यूसुफ मेहर अली का जन्म हुआ था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और उसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की थी और आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इस आयोग का सभी भारतीयों ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि यह जो साइमन कमीशन के सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए सभी भारतीयों ने यह साइमन कमीशन का विरोध किया था। और 3 फरवरी 1928 की रात में बंबई के मॉल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया साइमन गो बैक। क्या नारा लगाया? साइमन गो बैक। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई। लाहौर में लाला लजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में? हमारे लाला लजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में दोस्तों इस साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया और पुलिस द्वारा लाला लजपत राय पर लाठियों और डंडों की भीषण वर्षा की गई जिससे उन्हें संघातिक चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त 2022 प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को आकाशवाणी के समाचार प्रभात में एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है क्योंकि यह सोमवार को, कल ही सोमवार को साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? जो आकाशवाणी के द्वारा दोस्तों एक जो प्रतियोगिता चल रही है जो कब तक चलने वाली है? 15 अगस्त 2022 तक यह जारी रहेगी और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को हमारे भारत देश की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई घटनाओं को याद करते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसीलिए करंट अफेयर में आया है साइमन गो बैक। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत देश का सबसे सुदूरवर्ती दक्षिणी सिरा कौन सा है? हमारे भारत देश का सबसे सुदूरवर्ती दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति को निकोबार द्वीप समूह की इसकी यात्रा के लिए एक हिस्से के रूप में देश के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट पर 22 अगस्त 2021 को ले जाया गया और अंडमान और निकोबार कमान के सशस्त्र बल के जवानों ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और महत्वपूर्ण अवसर को यादगार बनाने के लिए यहां से मिट्टी भी एकत्र की। और विजय ज्योति ने अब मुख्य भूमि की अपनी आगे की यात्रा से पहले उचित विदाई के लिए पोर्ट ब्लेयर की यात्रा शुरू कर दी है
और विजय ज्योति की यात्रा पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर से दक्षिण तक है, जो स्वर्णिम विजय वर्ष की भावना को याद दिलाती है। क्या? स्वर्णिम विजय वर्ष की भावना को याद दिलाती है। और स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में मनाया जा रहा है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि यह स्वर्णिम विजय वर्ष क्यों मनाया जा रहा है। 1971 के युद्ध में भारत के ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में यह स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जाता है। लेकिन 1971 में हमारे भारत देश ने किस देश के खिलाफ विजय दर्ज की थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहां हमने जिक्र किया है इंदिरा पॉइंट का, मतलब हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है उनका जिक्र किया। तो हमारा उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो भी तो हमें याद रख लेना चाहिए। तो देखो, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, सबसे पहले तो हमने बात की दक्षिणतम बिंदु की, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है इंदिरा पॉइंट। और दूसरा उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु इमेज में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में है, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखो, इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात के गौरमाता, यह हमारा भारत देश के मैप में पश्चिमी बिंदु। और चौथा है पूर्वी बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और यह बिंदु कौन सा है? किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह कौन थे? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। और कल्याण सिंह को इमेज में आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी एक एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त की रात को लखनऊ में निधन हो गया था। और 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहां हमें याद रख लेना है कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ साथ वो 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं कल्याण सिंह। चौथा क्वेश्चन, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं भारत देश की एक लॉन्ग जंपर जिसका नाम है शैली सिंह। और शैली सिंह ने दोस्तों रजत, क्या सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजत पदक जीता है शैली सिंह ने। इमेज में आप देख सकते हैं अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 17 वर्षीय शैली सिंह ने इतिहास रच दिया है। लंबी कूद की उभरती हुई खिलाड़ी और दिग्गज अंजू बॉबी जॉर्ज से खेल की सीख लेने वाली शैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। तो यहां से एक और भी फैक्ट याद रख लो कि हमारे भारत देश की एक और एथलीट जिसका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, वो भी यह लॉन्ग जंप से ही जुड़ी हुई है। शैली स्वर्ण पदक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूक गई है। शैली अब अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। कौन? शैली सिंह। कहां की रहने वाली है? झांसी की रहने वाली है। झांसी की रहने वाली शैली सिंह ने महिलाओं की इस इवेंट में फाइनल में पहले और दूसरे प्रयास में 6.34 मीटर की लंबी छलांग लगाई। लेकिन इसके बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने 6.59 मीटर की लंबी छलांग लगाई, जिसकी बदौलत से उन्होंने रजत पदक जीता है। लेकिन गोल्ड मेडल किसने जीता, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वीडन की 18 वर्षीय माजा अस्काग ने
6.60 मीटर की छलांग लगाई और शैली से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही आगे रहे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मद्रास दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष मद्रास डे मनाया जाता है 22 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 अगस्त बोले तो मद्रास डे। चेन्नई में आम लोगों द्वारा प्रति वर्ष 22 अगस्त को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस चेन्नई शहर में रहने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1639 में मद्रास शहर की स्थापना की गई थी। मद्रास शहर की स्थापना कब की गई थी? 22 अगस्त 1639 को। और 22 अगस्त 1639 को मद्रास पट्टनम गांव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासकों से खरीद लिया था। यद्यपि इस सौदे की सही तिथि को लेकर कुछ विवाद रहे हैं, किंतु 22 अगस्त को सबसे उपयुक्त तारीख माना जाता है। और मद्रास दिवस की अवधारणा की संकल्पना किसने की थी, कब की थी? तो मद्रास दिवस की अवधारणा की संकल्पना वर्ष 2004 में चेन्नई के पत्रकार विंसेंट डिसूजा ने की थी। किसने की थी? 2004 में चेन्नई के एक पत्रकार विंसेंट डिसूजा ने यह दिवस मनाने की एक दोस्तों संकल्पना की थी और उन्होंने चेन्नई हेरिटेज फाउंडेशन के ट्रस्टियों की एक बैठक के दौरान शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार एस मुथैया को यह विचार दिया और इसके बाद मद्रास दिवस को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कब से? 2004 से। छठा क्वेश्चन, भारत किसके साथ मिलकर मालाबार नौ सैनिक अभ्यास आयोजित करेगा? हमारा भारत देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित करेगा। किसके साथ मिलकर? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तीनों देशों के साथ मिलकर यह मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित करेगा। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 26 से 29 अगस्त तक गुआम, और गुआम कहां पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका का एक द्वीप क्षेत्र है गुआम। गुआम के तट पर मालाबार नौ सैनिक अभ्यास आयोजित होने वाला है और मालाबार नौ सैनिक अभ्यास के 2 चरण होंगे। पहला चरण होगा 21 से 24 अगस्त के बीच, जो बंदरगाह चरण होगा, जो आज ही संपन्न होने जा रहा है। तो पहला चरण आज ही समाप्त होने जा रहा है और यह बंदरगाह चरण था। जबकि दूसरा चरण समुद्री चरण होगा, जिसके तहत 25 से 29 अगस्त के बीच भागीदार नौसेनाएं समुद्री मोर्चे अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेंगे और परंपरागत या गैर परंपरागत युद्ध की स्थिति में अपने सहयोग की क्षमता को परखेंगे। सातवां क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? हमारे भारत देश का सबसे ऊंचे स्थान पर एक हर्बल पार्क को निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में कहां पर? चमोली जिले में। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों लोकेशन भी याद रख लो कि भारत देश के सबसे ऊंचे स्थान पर एक हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में, चमोली जिले में, भारत चीन सीमा के पास माणा गांव में दोस्तों यह हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। और भारत के इस सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का और उनके प्रसार एवं आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना इसका उद्देश्य है। और यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा माणा वन पंचायत द्वारा दिए गए 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसे केंद्र सरकार की क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कि CAMPA के तहत 3 वर्षीय अवधि में विकसित किया गया है। 8वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? हमारी इंडियन रेलवे को कोरोना वायरस महामारी के दौरान तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 36,000 करोड़। हमारे केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है
और इसके साथ ही उन्होंने मालगाड़ियों को राष्ट्रीय परिवहन के लिए वास्तविक रूप से राजस्व उपलब्ध कराने वाला करार दिया है। दोस्तों, जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो दोस्तों घाटे में चल रही है, लेकिन जो मालगाड़ियां है वो ही रेलवे डिपार्टमेंट में मुनाफा कर रही है। और यहाँ जब हमने रेलवे डिपार्टमेंट का जिक्र किया तो रेलवे से जुड़े हुए 5 नए क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? रेलवे मंत्रालय ने यह विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में प्रारंभ की थी। और मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इमेज में आप देख सकते हैं, मेट्रो पुरुष उपनाम से इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध है। 2 और क्वेश्चन। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? माल परिवहन के लिए भारत देश में इंडियन रेलवे का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? हमारे भारत देश की पहली रेल चलाई गई मुंबई और ठाणे के बीच। कब चलाई गई? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और यह दूरी थी 33.81 किलोमीटर। इसे हम मील में कहे तो 21 मील की दूरी पहली हमारी ट्रेन ने तय की थी। 9वां क्वेश्चन। सुर्खियों में रहे मिलिंद कुमार का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इमेज आप देख सकते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिलिंद कुमार का संबंध क्रिकेट से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। लेकिन मिलिंद कुमार करंट अफेयर में क्यों आए? देखो, दिल्ली के क्रिकेटर मिलिंद कुमार ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वह अब अमेरिका की माइनर लीग में खेलते नजर आएंगे। कहां पर? अमेरिका की माइनर लीग में यह मिलिंद कुमार खेलते नजर आएंगे। और मिलिंद कुमार से कुछ दिन पहले भारत को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले उन्मुक्त चंद ने भी भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, मतलब अलविदा कह दिया था। और उन्मुक्त चंद ने भी इन दिनों अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह भी याद रख लो कि हाल ही में 2 क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक है मिलिंद कुमार, दूसरे है यह उन्मुक्त चंद, और दोनों अब अमेरिका में खेलने जा रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद मिलिंद कुमार अब अमेरिका में अपने क्रिकेट करियर की नई शुरुआत करेंगे और वह अमेरिका की माइनर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में फिलाडेल्फियंस की तरफ से खेलेंगे। किसकी तरफ से खेलेंगे? फिलाडेल्फियंस की तरफ से खेलेंगे। और अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ किसने किया? तो यहां एक शब्द आया मुद्रीकरण। बोले तो दोस्तों मनी की बात आई तो हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। तो इसी तरह के लॉजिक के जरिए आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे और जिसके तहत सरकार द्वारा आगामी 4 वर्षों में बेची जाने वाली अपनी बुनियादी अवसंरचना संपत्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो यह राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है? तो समझ लीजिए, यह भारत सरकार द्वारा आगामी 4 वर्षों में बेची जाने वाली अपनी बुनियादी अवसंरचना संपत्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। और यहां देख सकते हैं क्या लिखा है, लॉन्च ऑफ नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्र सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोड मैप के रूप में भी काम करेगी। 11वां क्वेश्चन। हाल ही में नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किसने खोला है? साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड हाल ही में खोला है विश्व बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। इस इमेज को पढ़िए, वर्ल्ड बैंक लॉन्चेस न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। किसने खोला है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत एक संबद्ध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। और यहां जिक्र किया गया है विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर।
विश्व बैंक का गठन कब हुआ? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इमेज में आप देख सकते हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। 12वां क्वेश्चन, पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी कितनी स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक गेम्स आज ही स्टार्ट होने जा रहा है और यह टोक्यो पैरालंपिक्स गेम 2021 के खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी तकरीबन 9 स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे भारत देश का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9। और हमारे भारत के यह पैरालंपिक दल को इमेज में आप देख सकते हैं। पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और पैरालंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की कैपिटल टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। तो यहां से दोस्तों हमें याद रख लेना है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल यह टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने जा रहा है। और आज है 24 अगस्त, यानी कि आज ही इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक। और भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। और सभी 54 खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के भाग है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो कि टॉप्स जो हमारे भारत देश की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका मकसद है ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा किसने लॉन्च किया है? दोस्तों सबसे पहले तो चैटबॉट को नाम दिया गया है ऊर्जा और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट है और ऊर्जा को लॉन्च किया है BPCL ने। तो BPCL का पूर्ण स्वरूप क्या है आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए क्योंकि अगली स्लाइड में ही मैं आपको बताने वाला हूं BPCL का पूर्ण स्वरूप। ओके, चलिए आगे बात करें। तो BPCL का पूर्ण स्वरूप है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सहज स्व सेवा अनुभव और प्रश्नों या तो मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जा नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट और यह पायलट परीक्षण के बाद लॉन्च किया गया है। और ऊर्जा चैटबॉट भारत में तेल और गैस उद्योगों में ऐसा पहला चैटबॉट है और ऊर्जा को BPCL के प्रोजेक्ट अनुभव के तहत लॉन्च किया गया है और यह वर्तमान में 13 भाषाओं में सपोर्ट करता है। क्या? यह ऊर्जा नामक चैटबॉट 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। और यहां जिक्र किया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो इसके वर्तमान CMD कौन है? CMD है अरुण कुमार सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और स्थापना कब हुई? 1952 में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैस्केड मेढक की एक नई प्रजाति की खोज कहां की है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैस्केड मेढक की नई प्रजाति की खोज दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरुणाचल प्रदेश। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है SK राठवा ऑफिशियल, आपका आंसर बिल्कुल सही। रविंद्र भानवार, पूर्वी जगदीश भाई, मुकेश निनामा, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। किंजल प्रजापति, प्रहलाद कुमार, राकेश गामित, राजेश बोरीचा, दीपक डांगोदरा और किंजल चावड़ा, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है अरुणाचल प्रदेश। और वीरभद्र परमार, सेंटा अंकित, चंद्रिका किशोरी और कृष्णा पटेल, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहा नारायण कोटि मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा यह नारायण कोटि मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।